जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन पावर लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली है लाइन परिचालक और सर्वे परिचालक की, उन सभी के लिए आईटीआई वाले बच्चों के लिए पूरी क्लास लेके आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आपको मैं पूरा थ्योरी उसको पढ़ाऊंगा टेक्निकल, उसके बाद आपको उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को सोल्व करूंगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कृत्रिम श्वास मेथड का। ये हमारा सेकंड चैप्टर है कृत्रिम श्वास मेथड, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता क्या है? जब किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है, करंट लगने की स्थिति में वो व्यक्ति बेहोश हो जाए, यदि उसकी सांस लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाए, तो उस प्रक्रिया में हम आर्टिफिशियल उसको रेस्पिरेशन श्वसन देते हैं, यानी कृत्रिम श्वास देते हैं, और जिससे उसकी सांस वापिस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम कृत्रिम श्वास विधि। इतनी बात समझ में होगी। अब ये विधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ये 4 प्रकार की। दोस्तों इनसे बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, आप बिल्कुल इसको सीरियस लेके पढ़े। और दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से बनी है, बिजली विभाग के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, जरूर उसको ज्वाइन करें। ये सेकंड क्लास है। पहला होता है सेफर विधि, दूसरा होता है सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में विधि, तीसरा होता है मुंह से नाक में विधि। ये 4 मेथड है जिससे हम किसी व्यक्ति को यदि करंट लग जाए, उस स्थिति में हम उसको वापिस से सांस प्रक्रिया देके उसको जीवित कर सकते हैं, या उसकी सांस को अपन वापिस ला सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी विधि के क्या प्रोसेस होती है और उसको कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों सेफर मेथड, सेफर विधि हिंदी में बोलते हैं इसको। सेफर विधि होती क्या है? तो पहले मैं बता दूं, जब किसी व्यक्ति को करंट लगे और उसकी पीठ पे छाले पड़ जाए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीठ पे बल लेटा गया, उसको पीठ पे छाले पड़ जाए, और छाले पड़ने पर उसको हमको इस विधि का यूज करते हैं। अब इस विधि का यूज कैसे करते हैं सर? तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, इस तरह से लेटाना सीधे, जिस व्यक्ति को करंट लगा है, बेहोश हो गया, इस तरह से लेटाना, उसके एक हाथ को सीधे निकालना है, और उसकी पीठ पर कमर के नीचे की साइड यहाँ पर उसको कम से कम 1 मिनट में 15 से 20 बार पुश करना है। 15 से 20 बार पुश करने से क्या होगा, जो करंट लगने से ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पर जल चुका था, जो रुक चुका था, तो हम प्रेशर देने के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन हो आपस से क्या हो जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, और उसकी सांस से क्या हो जाएगी, वापिस आने लग जाएगी। दोस्तों इतनी बात क्लियर हो, इसको बोलते हैं हम सेफर विधि। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लास्ट तक वीडियो देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। सिल्वेस्टर विधि क्या है? सिल्वेस्टर मेथड क्या होती है? इस विधि को नेल्सन होल्गर विधि के नाम से जाना है। ये दूसरी विधि है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि कौन सी विधि को नेल्सन हेल्गर विधि कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों? सिल्वेस्टर विधि को। अब इसमें होता क्या सर दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को करंट लगा, उस करंट लगने पे उसको छाती, चेस्ट में छाले पड़ गए, छाती की ओर, तो इस विधि का यूज करते हैं, उस विधि को बोलते हैं सिल्वेस्टर। इसमें क्या करते हैं, उस बंदे को ऐसा लेटाया जाता है, और उसके दोनों हाथ को फोल्ड किया जाता है, और उसकी छाती पे कम से कम 1 मिनट में 15 से 20 बार तक प्रेशर देते हैं। क्लियर है? तो इस विधि का यूज वापिस से श्वसन क्रिया को लाने के लिए किया जाता है। इस विधि को सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगली विधि का हम चलते हैं, मुंह से मुंह में विधि। इसको बोलते हैं माउथ टू माउथ विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना। ये विधि को लेम्बार्ड विधि भी कहते हैं। दोस्तों आप नोट से बनाते जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसे लेम्बार्ड विधि भी कहते हैं। मुंह से मुंह में हवा भरने को कौन सी विधि कहते हैं? लेम्बार्ड विधि। अब ये करते क्या है? ये सबसे आसान प्रक्रिया होती है। पहली जो हमने सेफर पढ़ी सिल्वेस्टर, उससे आपको यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाए, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि में से एक विधि मानी जाती है मुंह से मुंह में हवा भरना, क्योंकि इसको हम तुरंत अपना सकते हैं। इसके लिए उसको लेटाना वेटाना कुछ नहीं पड़ेगा, आप उसको सीधे आपको रखना है, उसका मुंह साफ करना है, और मुंह में आपको हवा भरना है। ठीक है? हवा भरने से उसका क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन रुका वो वापिस से क्या होने लग जाएगा, एयर प्रेशर के कारण फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है? तो ये विधि सबसे आसान विधि होती है। एग्जाम में आया था, टेक्निकल हेल्पर या मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था कि कौन सी विधि का आसान यूज होता है, तो सबसे आसान विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। क्लियर है दोस्तों? तो अचानक यदि किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए, तो श्वसन, उसकी सांस प्रक्रिया रुक जाए, तो सबसे पहले हम प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे ये अपनाएंगे। कौन सी विधि? मुंह से मुंह में हवा भरना। तो अगला है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से नाक में विधि। मुंह से नाक में विधि सर ये कब अपनाते हैं? जब किसी व्यक्ति को करंट लगा है, करंट तो लगा पर उसका मुंह ओपन नहीं हो रहा, मुंह में मरोड़े आ गए, तो इस विधि का यूज करते हैं। तो उस स्थिति में उस रोगी के नाक द्वारा वायु प्रदान करते हैं, यानी मुंह खुल ही नहीं रहा है, तो हम कैसे हवा देते हैं? नाक के थ्रू हवा देते हैं। इसको बोलते हैं मुंह से नाक में हवा भरना। क्लियर है दोस्तों? इस विधि को हम
करते हैं, पर दोस्तों सबसे अच्छी विधि जो होती है वो मुंह में हवा भरना होती है। तो आपको चारों विधि समझ में आई होगी दोस्तों। तो अगला हम चलते हैं कृत्रिम श्वास यंत्र। एक ये और विधि होती है, एक यंत्र होता है। ये विधि एक तरह से एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज करके हम उसकी सांस वापिस ला सकते हैं। तो मैं पहले इंस्ट्रूमेंट बता देता हूं आपको। इस तरह से दिखता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से दिखता है आपको। अब ये इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे छेद होता है, जिसमें हम उसके मुंह में जो व्यक्ति को करंट लगा उसके मुंह में लगा देते हैं, और यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, एक वाल होता है रबड़ का जो कटा हुआ रहता है। जब हम इसको दबाते हैं तो बाहर से हवा क्या आती है, अंदर आती है, और यही हवा इसमें फिल्टर होकर जाती है और इसके रोगी तक मुंह तक जाती है। तो ये भी हवा के लिए कृत्रिम वाल विधि है। अब ये विधि को हम एग्जाम में आया था कि इसको 1 मिनट में कितनी बार, तो 1 मिनट में 15 से 20 बार हम ऑपरेट करते हैं इसको। इस रबड़ को कितनी बार, 1 मिनट में 15 से 20 बार ऑपरेट करते हैं। इसको बोलते हैं कृत्रिम श्वास यंत्र। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा किस तरह से मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLC क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं, चिकित्सा देते हैं, उसको बोलते हैं BLC, बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्लियर? एग्जाम में आता है कि भाई BLS क्या होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को यदि कोई करंट लग गया, उसको सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, जैसे सांस, उसको हम कृत्रिम सांस विधि दे रहे हैं, तो उसको BLS बोलते हैं। क्लियर है? BLS में 3 प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। ABC अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ABC कौन सी विधि बोलते हैं, ABC। अब ABC क्या होता है सर, A का मतलब होता है एयर, एयर का मतलब होता है हवा। क्या होता है, हवा। यदि मान लीजिए कहीं किसी व्यक्ति को करंट लगा है, तो हमको ये देखना है उस व्यक्ति को भारी किसी वस्तु के कारण वायु उपलब्धता में बाधा तो नहीं आ रही। यदि बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हो गए, यदि उसको करंट लग गया, उसको ऑक्सीजन लेने में इशू आ रहा है, तो भाई हम वहाँ पर से भीड़ क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इसको बोलते हैं पहला ए का काम होता है एयर, हवा देना। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं बी को। तो हमारा बी और सी, बी का मतलब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस, श्वसन प्रक्रिया, सांस लेना। इस प्रक्रिया में हमको देखना है, सुनिश्चित क्या है कि जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, उसका श्वसन रुका तो नहीं है, यानी उसकी सांस रुकी तो नहीं है। यदि रुकी है तो हम ये करेंगे कि भैया वहां पर उसको झल्ले हम क्या करेंगे, कृत्रिम सांस देंगे, या तो मुंह में विधि यूज करेंगे, सिल्वेस्टर यूज करेंगे, कृत्रिम करेंगे। तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। पहले ए का मतलब है हवा हम देंगे, बी का मतलब उसको सांस देंगे। क्लियर? सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या कहता है, इस प्रक्रिया में जब भी किसी पीड़ित की नब्ज पकड़कर हम सुनिश्चित करेंगे, यानी हाथ पकड़ के नब्ज, डॉक्टर चेक करते हैं कि हमेशा क्या नब्ज चल रही है कि नहीं, तो उसकी नब्ज पकड़ के आपको चेक करना है कि उसका रक्त फ्लो हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, CPR देंगे। क्या देंगे, CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है आपको? अब ABC अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह एक वैज्ञानिक अनुसार हम कहते हैं, जब हमारा मस्तिष्क में, यदि हमारा शरीर, हमारा माइंड में यदि 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। यदि हमारे ब्रेन से 3 मिनट तक हम ऑक्सीजन हटा दे जाए, साइंटिस्ट कहते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, मृत घोषित हो जाएंगे। तो आपको ये तीनों प्रक्रिया करनी, ABC, तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों एक और चीज मैं बता देता हूं, यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उसको 30 मिनट में आपको कोई भी डिसीजन लेना है। जैसे मान लीजिए 30 मिनट में, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। हम इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स यानी गोल्डन टाइम, उसका गोल्डन टाइम है। आपको 30 मिनट में डिसीजन लेना है। यदि वो आपने मान लीजिए उसको करंट लगा, उसको आपको देखना है कि भैया ये ठीक नहीं हुआ कृत्रिम श्वास विधि देने से, तो हम इसको हॉस्पिटल ले जाए, नजदीक से पहले हॉस्पिटल ले जाए। क्लियर है? तो 30 मिनट को बोलते हैं गोल्डन आवर्स, आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और दोस्तों आपको पसंद आया हो तो देखते हैं। एक और हमारा अभी बचा है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, फर्स्ट एड किट बोलते हैं जिसको, कि जब भी आकस्मिक दुर्घटना होती है, जैसे बैंडेड हो गया, हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट का निशान कैसा होता है, तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में लाल रंग का निशान और प्लस बना होता है। जो हमारा फर्स्ट एड किट होता है उस पर प्लस का निशान और लाल रंग का होता है। उसमें क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एड किट में, तो आपका बीटाडीन होना चाहिए, क्रीम आता जो हमारा जो घिसा जाता है तो हम लगाते हैं ना, कि घाव हो जाता है तो उस पर स्पिरिट अमोनिया, अमोनिया का स्पिरिट से हमको साफ करना घाव को, डेटोल यूज करना, स्ट्रेचर, बर्नोल, दवा पिलाने का गिलास होना, डॉपर होना चाहिए, और जाली वाली हमारी पट्टी होना चाहिए जो हम बांधते हैं बैंडेड के रूप में। तो ये सारी चीजें होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड किट। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हुई होगी दोस्तों।
अब हम इसके क्वेश्चनों पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं अभी तक एग्जामों में, जो अपन ने पढ़ा क्या काम का है या नहीं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक सपोर्ट बस आपका चाहिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे लेके तो आपसे पढ़ा नहीं रहा हूँ। यदि आपको जम रहा है, पसंद आ रहा है, तो बस आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए बहुत काफ़ी है। कृत्रिम श्वसन साधारण और आसान विधि क्या है? यानी आर्टिफिशियल हम रेस्पिरेशन, यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो कृत्रिम श्वास में सबसे आसान विधि क्या है? कौन सी विधि हम सबसे आसान रहती है? तो मुंह से मुंह में हवा भरना। ये देखिए यूपीपीसीएल सर्च कर लीजिएगा आप गूगल, यूपीपीसीएल की TGT2 2024 में एग्जाम में आया था। DMRC दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन आया था। क्लियर है आपको? ITI के बेस पे ये एग्जाम होती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हम सबसे पहले क्या कर रही हैं, तो ये हम किसी व्यक्ति की क्या करेंगे, सांस चेक करेंगे कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, उसकी श्वसन की जांच करेंगे कि चल रही है कि नहीं। उसके बाद हम सारी चीजें चेक करेंगे, है ना। तो ये किसमें आया था? DMRC इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम में 2020 में। क्लियर है दोस्तों? अगला आप भी पुश करके करते रहिए क्वेश्चन, तो आपको भी समझ में आएगा। एक प्राथमिक चिकित्सा के मामले में ABC प्रणाली प्राथमिक अध्यापक अक्षरों का पूरा नाम क्या है? ये देखिए कितने सारे एग्जाम में आया था। DMRC, PGCL, UPRNVL के अलग अलग ईयर में अलग अलग एग्जाम पूछा। ए का मतलब क्या होता है? एयर, हवा देना। बी का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग, श्वसन। और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी चारों ओर घुमाना, तो यानी परिसंचलन। तो ए का वायु, एयर, वायु प्रणाली ठीक है, श्वसन भी ठीक है। वक्ष परीक्षण, चेस्ट का कोई काम ही नहीं यहाँ पर। तो दूसरे में एयर, श्वसन, वक्ष, चेस्ट ये भी नहीं। वायु मार्ग एयरवे, हाँ एयरवे। दूसरे में ब्रीदिंग और परिसंचलन, सर्कुलेशन, यानी परिसंचलन, ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए। ना भी पकड़ी थी हमने, हाथ पकड़ा था सी में कि उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। तो पहले में हम क्या देखेंगे, चारों उसको सांस लेने में घबराहट तो नहीं हो रही। दूसरे में हम उसकी रेस्पिरेशन यानी सांस ले पा रहा है कि नहीं सही ढंग से। तीसरा हम देखेंगे कि उसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं हाथ पकड़कर। तो ये तीनों चीजें ABC में आती है, A, B और C। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम। आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी होनी चाहिए? DMRC में क्वेश्चन पूछा था ये दोस्तों, UPMRC में। तो दोस्तों आपको प्राथमिक उपचार पेटी रखना चाहिए, फास्ट एड किट रखना चाहिए, जिसमें हम बेंडेड रखेंगे, है ना, बीटाडीन, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, रखेंगे। यदि किसी को चोट लग जाती है तो खुद ही उस पर काम कर लेगा। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में कौन सी ट्यूब रखनी चाहिए? तो अभी मैंने बताया था ये मध्य प्रदेश लाइनमैन की 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन, 2017 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो हम बीटाडीन रखते हैं। बीटाडीन एक क्रीम होता है जो लगाने के लिए काम आता है। पीछे जाके देखिएगा, यही मैंने आपको बताया है। फेयर लवली हम यूज नहीं करते, पेनिसिलिन भी यूज नहीं करते। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगला, विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना है? यानी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगा है तो उसके पश्चात सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये UPPCL में आया था, ये MP पावर ट्रांसमिशन की LA और TA के एग्जाम में 2017 में आया था जब ली गई थी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए यदि किसी को करंट लगा? तो कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। जिस विद्युत स्रोत से कृत्रिम श्वास, हाँ ठीक है, और जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे ये सुनिश्चित कर डॉक्टर को सूचना देखना चाहिए कि सांस चल रही है या नहीं। अरे भैया हमको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो बंदा किसी से संपर्क में है कि छूट गया है। यदि एक व्यक्ति को करंट लगा, वो चिल्ला रहा है, तो हमको पहले ये चेक करना भाई इसको करंट लगा है कि छूट चुका है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम उसको हटाएंगे, फिर हम देखेंगे उसकी सांस चल रही कि नहीं दूसरे नंबर पे। फिर यदि नहीं चल रही तो हम उसको सांस देंगे, चौथे नंबर पर हम डॉक्टर को सूचना देंगे। तो इस तरह से आपको सोचना है। ऐसा नहीं कृत्रिम श्वास जब देखोगे ना, जब उस करंट से छूटा वो सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे उसकी सांस चल रही कि नहीं तो आप पहले ही चालू हो गए उसको सांस देना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली का काम करते समय निम्न में से किसका पालन नहीं करना चाहिए? तो किसका पालन नहीं करना चाहिए? प्रमुख आपूर्ति बंद करना चाहिए, मेन सप्लाई को बंद करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। गीले हाथ से काम करना, हाँ नहीं करना चाहिए गीले हाथ से। यही नहीं काम करना, गीले हाथ से काम करना है क्या? गीले हाथ से काम करेंगे तो करंट लग जाए, तो हम इसका उपयोग, यही नहीं हमारा सही आंसर है। अगला है, मरने की जोखिम के साथ सिर पर चोट लगने से पीड़ित के लिए कौन सा सुनहरा समय होता है? अभी मैंने बताया था किसी व्यक्ति को यदि किसी को करंट लगा या कहीं चोट लगी तो आपके पास 30 मिनट जो होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। आपको वहाँ डिसीजन लेना, उसको हॉस्पिटल ले जाना, कृत्रिम श्वास देना, तो ये गोल्डन आवर्स होते हैं। तो गोल्डन आवर्स हमको 100 मिनट में तो व्यक्ति निपट ही जाएगा। 150 मिनट तो हो ही नहीं सकते, 200 मिनट भी। अब 90 और 60, 30 मिनट तो है नहीं सर ऑप्शन में। तो हम जो सबसे कम मिनट ऑप्शन में दे रखा है
ये हम पूछेंगे। टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था। 60 मिनट, यदि 30 मिनट होता 30 मिनट पर हमारे पास इन 30 मिनट ऑप्शन नहीं दिया तो सबसे कम मिनट, और उन्होंने भी यही आंसर इसको माना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम श्वास यंत्र में रबड़ वाल को कितने समय में कम से कम एक बार संयोजित करना चाहिए? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था 2017 में। मैंने अभी बताया था एक वाल था जिसको रबड़ की सहायता से हम दबाते थे, तो 1 मिनट में हम 15 से 20 बार उसको दबाते थे। उस यंत्र को 1 मिनट में कितनी बार? 15 से 20 बार। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि एक विद्युत आघात से प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत इलेक्ट्रिक शॉक का शॉक लगता है और वो बेहोश हो गया, सांस लेना बंद कर देता है, सांस भी नहीं ले रहा, लेकिन उसका हार्ट काम कर रहा है, हृदय क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो अति आवश्यकता क्या होती है? क्या करना चाहिए? इसको क्या उपचार देना चाहिए? एक व्यक्ति को करंट लग गया है, बेहोश हो गया पर जिंदा है, यानी दिल अभी धड़क रहा है, तो आप उसको ठंडा पानी पिलाओगे? बिल्कुल भी, कुछ भी ऐसा चीज नहीं देनी है हमको उसको। पुलिस को बुलाओगे? पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। डॉक्टर की उपस्थिति, हृदय काम कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या देंगे? कृत्रिम श्वास। उसके बाद हम उसको कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर के पास। फिर हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये यूपी आरएन में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का प्राथमिक उपचार DRAB क्या दर्शाता है? DRAB ये बोलते हैं इसको डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग। यानी जहाँ डेंजर होता है, आपको जब ये मेथड यूज करनी रहती है, मेथड को देखना है कि था डेंजर रिस्पॉन्स। ऐसा केस होता है कि भाई बिजली का काम कर रहा था, बहुत स्थिति डेंजर हो गई थी, व्यक्ति निपटने जैसी स्थिति, तो वहां पर ये पोजीशन काम आती है। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, CPR का पहला चरण क्या है? तो हम CPR जब देते हैं, आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको हार्ट के यहाँ क्या करते हैं? पंप करते हैं। तो छाती के यहाँ जोर से क्या करना है? उसको दबाना है। ये टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था और सेम हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों आप लाइट का, यानी आप जो जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वो बिजली विभाग है, उस बिजली विभाग में आप करंट काम करोगे तो आपको बचना भी तो आना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चन क्यों नहीं आए? बच्चे बोलते सर ये क्वेश्चन क्या आएंगे? अरे बच्चा जरूर क्वेश्चन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप काम ही तो इसका कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संबंधित कार्य करते समय बिजली का झटका, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की आशंका नहीं है। यानी ALP CBT 2 में क्वेश्चन आया था। तो आपको कब नहीं होगी? तो आपकी जो सूखी लकड़ी होगी ना, यदि आप काम कर रहे हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। दोस्तों आपको एग्जाम में ये वीडियो बहुत मदद करेगी। हमारी प्ले लिस्ट बनी है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और बिजली विभाग के नाम से। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल 8 बजे।